नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राय। स्वागत है हमारे खास बुलेटिन उत्तराखंड खबर में। तो खबर की शुरुआत करते हैं रुड़की के जीवन दीप आश्रम में आयोजित 5 दिवसीय भव्य धार्मिक और सामाजिक महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी पत्नी गीता धामी ने भाग लिया। संत महात्माओं और श्रद्धालुओं ने उनका भव्य स्वागत किया। सीएम धामी ने धार्मिक अनुष्ठानों में सहभागिता करते हुए समाज के मार्गदर्शनों में संत समाज की भूमिका को अहम बताया। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति को बदनाम करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। वहीं आपको बता दें कि 9000 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि मुक्त कराई जाएगी और 250 से अधिक अवैध मदरसों को सील किया जाएगा। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से संकल्पित होकर कार्य कर रही है। हमने प्रदेश में जहां एक और सख्त धर्मांतरण रोधी कानून, सख्त दंगा रोधी कानून को लागू किया है, वहीं लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी जिहादी मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की है। इसके साथ ही हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ से भी अधिक सरकारी भूमि को लैंड जिहादियों से मुक्त कराने का काम किया है। इतना ही नहीं, हमने पूरे देश में सबसे पहले राज्य में समान नागरिक संहिता का कानून लागू करके सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून की स्थापना की है। वहीं युवाओं के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में हमने सख्त नकल विरोधी कानून भी लागू किया है। अल्मोड़ा में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर बीजेपी ने पदयात्रा निकाली, जहां स्थानीय नंदा देवी परिसर से पदयात्रा पूरी बाजार होते हुए शहीद पार्क शिखर तिराहे पर संपन्न हुई। तो वहीं इस मौके पर पदयात्रा में शामिल केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कहा कि पूरे भारतवर्ष में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। हम लोग बहुत ही सौभाग्यवान हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, जिनके मार्गदर्शन में देश को एक करने का, देश की सारी रियासतों को, विरासतों को एकजुट में बात करके देश के स्वाधीनता को और मजबूत करने में जिनका योगदान रहा है, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वीं जन्म जयंती के शुभ अवसर पर पूरे देश में अपनी यात्राएं चल रही हैं और तिरंगा यात्रा के साथ साथ सारे लोग इसमें शामिल हैं। सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सभी राज्यों की सरकारों में इसने भागीदारी की, आम जनमानस भागीदारी कर रहे हैं। प्रत्येक विधानसभा से लेकर लोकसभा तक ये यात्राएं हो रही है, क्योंकि ऐसे महापुरुष को हम लोग जिस प्रकार से उनके जीवन इतिहास के कारण से भारत के अंदर जो आज समय हम देख रहे हैं, भारत का गौरव बढ़ते हुए के लिए ऐसे अवसर पर हम सब लोग पूरे विधानसभा और देश में कार्यक्रम कर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर कोटद्वार में एक भारत आत्मनिर्भर भारत थीम पर विशाल यूनिटी मार्च निकाला गया। मार्च के बाद बद्रीनाथ रोड स्थित मालवीय उद्यान में कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें आपको बता दें गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी, विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान अनिल बलूनी ने कोटद्वार में स्वीकृत पासपोर्ट ऑफिस के चालू न होने पर दुख व्यक्त किया। प्रयासों के बाद बड़ी मुश्किलों के साथ कामों को आगे बढ़ाया जाता है। मैंने 12.5 लाख रुपए उसके अपनी सांसद निधि से भी उसके लिए दिए थे, लेकिन वो कहीं अटका हुआ है, उसको जांच आप लोग भी कीजिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एचएनबी परिसर सभागार श्रीनगर में आयोजित समीक्षा बैठक में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कृषि, उद्यान, ग्राम्य विकास और सैनिक कल्याण विभागों की कार्य प्रगति की विस्तार पूर्वक समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्री जोशी ने दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास कार्यक्रम के तहत अधिक युवाओं को स्वरोजगार आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
मैंने कुछ ग्राम उद्यान और सैनिक कल्याण की समीक्षा बैठक यहाँ पर की है। लगभग 2 घंटे की इस बैठक में सभी वाहनों ने अपनी प्रगति रिपोर्ट यहाँ पर दी और जिस हिसाब से हमारे अधिकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं मैं उससे संतुष्ट हूं। लेकिन साथ ही मैंने ये कहा है कि जो हमारी योजनाएं हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश सरकार की हो, क्योंकि आज देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर सबसे ज्यादा चिंता करते हैं तो हमारे किसान की करते हैं। और यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय मुझे कृषि और उद्यान में दिखाई देता है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पार्टी कार्यालय की गतिविधियों को सक्रिय बनाने के लिए नई पहल शुरू की। उन्होंने कार्यालय में विभिन्न कक्षों का निरीक्षण किया और वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कार्यालय में हलचल बढ़ने से कार्यकर्ताओं और आम जनता की आवाजाही भी बढ़ेगी और गोदियाल चाहते हैं कि संगठन के नेता हरीश रावत, प्रीतम सिंह, करण मेहरा, यशपाल आर्य और अन्य नियमित रूप से कार्यालय में मौजूद रहे। इससे पार्टी की सक्रियता और संवाद क्षमता मजबूत होगी। क्योंकि ये हमने कल अपने 2-4-6 लोगों के साथ ये बैठकर मुआयना किया कि कौन सा कमरे किस हालत में है, और ये आप मुझे छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल मेरी इच्छा है कि यहाँ की चहल पहल बढ़े। मेरी इच्छा है कि हमारे बड़े नेता जब यहाँ बैठेंगे तो कोई गणेश गोदियाल से मिलने आएगा, कोई हरीश रावत जी से मिलने आएगा, कोई प्रीतम सिंह जी से मिलने आएगा, कोई करण मेहरा जी से मिलने आएगा, हमारे नेता प्रतिपक्ष यशपाल जी हैं कोई उनसे मिलने आएगा, कोई हरक सिंह जी से मिलने आएगा, हरीश रावत जी से मिलने आएगा। मतलब सभी लोग, सब लोग एक ही दिन भी बैठ नहीं सकते हैं। कभी कभी एक दिन में भी बैठेंगे, कभी कभी हम इधर उधर रहेंगे तो दूसरे लोग आकर बैठेंगे। तो मैंने ये सुनिश्चित किया है कि सब लोगों के बैठने का स्थान सुनिश्चित रहे, इसलिए सब लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं सबको यहाँ पर स्थान दे सकूं। प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में कुछ दिनों से लगातार ग्रामीणों पर जंगली जानवरों के हमलों को लेकर खबरें सामने आ रही है। आपको बता दें, जिस पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ये वाकई बेहद दुखद घटना है। सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किए जाते हैं कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना हो, आवारा या खतरनाक जानवर किसी पर हमला ना करे। देखिए दुखद है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी को भी नुकसान ना हो और ये जानवर किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर हमला ना करे, और वो अपनी तरफ से सुरक्षा करने की कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन हमारे जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो इन सारी चीजों को देख रहे हैं और इस तरह के हमले ना हो इसकी पूरी कोशिश हमारे अधिकारी कर रहे हैं। देहरादून में बीजेपी विधायक प्रवक्ता विनोद चमोली ने उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलों पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार आधे मंत्रियों के साथ भी बेहतर कार्य कर रही है, इसलिए फिलहाल नए मंत्रियों की आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है। चमोली ने पिछले कार्यकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि लगभग उतने ही मंत्रियों के साथ सरकार ने बेहतर प्रदर्शन किया, बीजेपी दोबारा सत्ता में आई। उन्होंने कांग्रेस को इस आंतरिक मामले पर ध्यान न देने की सलाह दी। विनोद चमोली के बयान से स्पष्ट होता है कि सरकार फिलहाल मौजूदा मंत्रियों के साथ अपना कार्यकाल पूरा करने का मन बना चुकी है और मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं अभी कम है। लगभग आधा मंत्रिमंडल हमारे पास है, उसके बाद हम बेहतर सरकार चला रहे हैं। तो भाजपा के विधायकों की योग्यता पर प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। ये हमारी योग्यता ही है कि हम आधा मंत्रिमंडल में भी बेहतर सरकार दे पा रहे हैं, बेहतर परिणाम दे पा रहे हैं। तो हमारी योग्यता पर उनको संदेह नहीं करना चाहिए। नहीं तो क्या ये मानने कि ये 5 मंत्रियों के साथ ही भाजपा आगे 27 में ही जाएगी, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होने वाला? अरे चलो तो क्या दिक्कत है, सरकार 4 साल चली है, बहुत बेहतर सरकार चली है। पिछली बार भी बहुत लंबे समय तक हमारे तमाम मंत्रालय खाली थे, उसके बावजूद हमने बेहतर सरकार चलाई, दोबारा सरकार लाए। आज भी अगर मान लीजिए कुछ मंत्रालय खाली है लेकिन सरकार बेहतर चल रही है। गार्डन हो गया, भगवती फार्म हो गया। देहरादून में भाजपा मुख्यालय के पत्रकारों से बात करते हुए विधायक और प्रवक्ता विनोद चमोली ने कांग्रेस नेताओं की कारतूस और जहर जैसी बयानबाजी पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भीतर नई वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और इसी का नतीजा ये विवादित शब्द वालिया है। विनोद चमोली ने कहा कि कोई किसी को
फ्यूज कारतूस बताता है तो कोई खोखले कारतूस की बात करता है। कुछ कार्यकर्ताओं से जहर निकलने की चर्चा करते हैं तो कुछ राजनीतिक ब्लैकमेलों से बचने का दावा करते हैं। तो उन्होंने चेतावनी दी है कि ऐसी स्थिति में 2027 के चुनाव में कांग्रेस का जनता का विश्वास जीतना लगभग असंभव है। ठीक है, चलने दो। इसका मैं प्रमुख कारण जो मैं समझता हूं कि कांग्रेस ने समय से पहले चुनाव प्रबंधन समिति बना दी, चुनाव संचालन समिति बना दी। अध्यक्ष तो पार्टियों के बनते हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और हरीश रावत जी भी कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा, चिरपरिचित चेहरा है, पुराने राजनीतिज्ञ हैं। तो कुल मिलाकर वहां पर एक वर्चस्व की लड़ाई आज प्रारंभ हो गई है। हरीश सिंह रावत जी का संभवतः प्रयास होगा कि वो कांग्रेस को दोबारा से ग्रैब कर लें और वो तब तक संभव नहीं हो पाएगा जब तक हरीश रावत जी को हाशिए पे नहीं लगाते हैं। तो ये इस प्रकार एक वर्चस्व की लड़ाई इस समय कांग्रेस के अंदर चल रही है और मैं समझता हूं कि समय से पहले चीजों को तय करने के कारण ये लड़ाई साल भर के अंदर इस चरम तक पहुंच जाएगी कि कांग्रेस स्वयं को ही नहीं संभाल पाएगी। ठीक है, चलने दो। हरीश रावत जी या तो मुझसे परेशान है, हरीश रावत से परेशान। जब परसों चुनाव पहुंच गया था पिछली बार। फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का। आज उत्तराखंड बन रहा है नए रोजगार का केंद्र। इस बदलाव की मिसाल बनी है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के दिशा निर्देश में चलने वाली एक महत्वाकांक्षी योजना है। अब तक 39,000 से ज्यादा युवाओं ने शुरू किया अपना व्यवसाय और 1 लाख से अधिक लोगों को मिला है रोजगार। अब सफलता को नई उड़ान देने आई है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0। ये सिर्फ योजना नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति है। आसान ऋण, बिना गारंटी शुरुआत और मार्जिन मनी की सहायता के साथ हस्तशिल्पी, प्रवासी, महिलाएं या बेरोजगार, स्वरोजगार 2.0 है सबके साथ। ग्रामीण या स्थानीय उत्पाद पर मिलेगी अतिरिक्त मदद ताकि विकास पहुंचे हर घाटी तक। सामान्य वर्ग के युवा को 90% तक ऋण, सिर्फ 10% अंशदान। SC, ST, OBC और पूर्व सैनिकों को 95% तक ऋण, सिर्फ 5% अंशदान। इसके साथ ही महिला, दिव्यांग, ग्रामीण व ODOP उद्यमियों को मिलेगा 5% अतिरिक्त प्रोत्साहन। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 के तहत विनिर्माण इकाइयों के लिए 25 लाख तक, सेवा क्षेत्र जैसे सैलून व टेलरिंग के लिए 10 लाख तक और व्यापार जैसे जनरल स्टोर आदि के लिए भी 10 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। आपका सपना छोटा हो या बड़ा, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0 हर कदम पर आपके साथ है। बिना गारंटी का लोन, जरूरत पर फ्री ट्रेनिंग और सिर्फ 15 दिन में लोन वितरण की गारंटी। अब आपके उत्पाद जुड़ रहे हैं ऑनलाइन बाजारों और हिमाद्री एम्पोरियम से, ताकि आपका कारोबार चले नहीं बढ़े। साल 2025 से 2030 तक 50,000 से ज्यादा उद्यमी बनेंगे इसका हिस्सा और लाखों को मिलेगा सम्मानजनक रोजगार। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना 2.0, स्वरोजगार से समृद्धि की ओर। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के जसपुर में 3 सहकारी समितियों के चुनाव सकुशल संपन्न हो गए। आपको बता दें, जसपुर बहुउद्देशीय किसान सहकारी समिति में कांग्रेस का परचम लहराया। देवेंद्र सिंह चौहान की धर्मपत्नी किरण बाला को निर्विरोध अध्यक्ष और सरदार दीदार सिंह को उपाध्यक्ष चुना गया। किसान और समर्थक घर जाकर दोनों का स्वागत कर जीत की बधाई दी। साथ ही फीकापार बहुउद्देशीय किसान सेवा समिति में मनोज कुमार चौहान दूसरी बार अध्यक्ष और परवेंद्र कुमार पपने उपाध्यक्ष निर्विरोध चुने गए। समर्थक खुशी मनाते हुए बधाइयां दे रहे हैं। वह निर्वाचित पदाधिकारियों ने समर्थकों का आभार व्यक्त किया और कहा कि वे किसानों की सेवा और समिति के विकास के लिए निष्ठा व जिम्मेदार रूप से कार्य करेंगे। सभी किसी मेंबर सारे एक तरफा हो गया था, इसलिए कोई दूसरी पार्टी तो रहे कोई नहीं। फिर 11 मेंबर हमारे साथ आ गए सारे, तो इसलिए दूसरी तरफ पर्चा नहीं भरा किसी ने, तो इसलिए चुना गया अध्यक्ष साहब भी, अध्यक्ष भी
और उपाध्यक्ष भी। मैं अब इस टाइम उपाध्यक्ष के लिए चुना गया हूँ सोसाइटी के। हमारे सभी ग्रामीण क्षेत्रों के जो क्षेत्र था उनका उन्होंने सभी के सहयोग से निर्देश चुने गए थे। आज ये उपाध्यक्ष बने हैं तो बड़ी खुशी है, सब खुशी का इजहार कर रहे हैं, सबका धन्यवाद भी कर रहे हैं अपने माध्यम से। और ये 10 डायरेक्टर थे, एक नॉमिनेट था, 11 डायरेक्टर थे, तो उनमें से यानी 7 निर्विरोध हो गए थे, तो 3 जो है इलेक्शन 3 सीटों पर इलेक्शन हुआ था और एक जो सरकार की तरफ से आता नॉमिनेट वो था। तो इसलिए सभी पद जो है अध्यक्ष का पद भी और उपाध्यक्ष का निर्विरोध ही चुना गया है। तो मैं सभी जितने डायरेक्टर हैं हमारे दसई और सबका मैं धन्यवाद करता हूं और क्षेत्र का जो जनता जिन्होंने निर्विरोध करके भेजा था उन सबका धन्यवाद करते हैं। सहकारी समितियों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन 9 बजे से प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। हमारी समिति में आज 3:30 बजे जो प्रक्रिया में मतलब निर्विरोध हमारे सदस्य थे, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और अन्य प्रतिनिधियों संस्थाओं को भेजने वाले प्रतिनिधि, उनका निर्वाचन हुआ। हमारे यहाँ अध्यक्ष श्री मनोज कुमार चौहान जी निर्वाचित हुए हैं और उपाध्यक्ष पद पर श्री तपेंद्र सिंह जी निर्वाचित हुए हैं। हमारे यहाँ 11 सदस्य निर्वाचित होते हैं और उसके अतिरिक्त एक सदस्य हमारे राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। श्री गुप्त किशोर सिंह जी राज्य सरकार द्वारा नामित किए गए, सभी उसकी सर्वसम्मति से निर्विरोध हमारे दिल्ली और उपाध्यक्ष जी निर्वाचित हुए हैं। श्रीमती चरणवाला और मैं जसपुर के किसान सेवा सहकारी समिति में अध्यक्ष पद पर चुनी गई हूँ और मेरा जो उद्देश्य है, जिस जनता ने, जिन किसानों ने मुझको चुना है और इस पद के लिए मुझे भेजा है, मैं ईमानदारी से और लगन से, मेहनत से उन सबके लिए कार्य कर सकूं और जो हमारी किसान सेवा सहकारी समिति है उसमें सारे अपने जो डेलीगेट्स हैं उनको साथ में लेकर उसका विकास में करूं, ये मेरी हार्दिक इच्छा है। और यहाँ पर जितने भी सब आए हुए हैं उन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ और सबका अभिनंदन करती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी डायरेक्टर हैं, जो नवनिर्वाचित डायरेक्टर हैं, वो और हम सब मिलकर जनता की सेवा करेंगे, किसानों की सेवा करेंगे, उनके विकास के लिए निरंतर प्रयास करेंगे। और विशेष मेरी ये बात है, जो विशेषकर जो छोटे किसान हैं उनके लिए मेरा विशेष फोकस रहेगा कि उनके काम में कोई अड़चन ना आने पाए। मैं बहुउद्देश्य कर्मी फीका पार सहकारी समिति से अध्यक्ष चुना गया हूँ। आज निर्वाचन हमारे यहाँ था, मैं निर्विरोध अध्यक्ष बन गया हूँ और मैं अपने संचालक मंडल का और अपने क्षेत्र के समस्त सदस्यों का, सहकारी समिति के सबका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं वर्तमान में अध्यक्ष आज बना हूं, लेकिन पिछली बार भी मैं अध्यक्ष था। मैंने ठीक काम मतलब करने का बहुत प्रयास किया है। आगे भी बस यही प्रयास रहेगा कि हमारी सहकारी समिति ऊंचाइयों पे जाए, काम करे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून आगामी 28 से 30 नवंबर तक एबीवीपी के 71वें राष्ट्रीय अधिवेशन की मेजबानी करने जा रही है। तो वहीं परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले इस अधिवेशन का उद्घाटन 28 नवंबर को सुबह 11:30 बजे होगा, जिसमें इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे, जिस पर क्षेत्रीय संगठन मंत्री मनोज निखरा के अनुसार देश भर में 46 प्रांतों से लगभग 1500 प्रतिनिधि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगर हम लोग अपनी भाषा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन आगामी 28, 29, 30 नवंबर को देवभूमि उत्तराखंड की देहरादून में परेड ग्राउंड में संपन्न होने जा रहा है। इसका उद्घाटन समारोह 28 तारीख को सुबह प्रातः 11:30 बजे रहने वाला है। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में इसरो के पूर्व चेयरमैन एस सोमनाथ जी इसमें उपस्थित रहने वाले हैं। पूरे देश भर के विद्यार्थी परिषद के 46 प्रांतों के 1500 प्रतिनिधि इस अधिवेशन का हिस्सा बनने वाले हैं और देवभूमि उत्तराखंड के सभी कार्यकर्ता उनकी व्यवस्थाओं में इस समय लगे हुए हैं। अधिवेशन अगर हम लोग अपनी भाषा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य सरकार ने उत्तराखंड के वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करते हुए 15 साल पुराने कमर्शियल वाहनों की फिटनेस फेस में वृद्धि को आगामी 21 नवंबर 2026 तक स्थगित कर दिया है। इस संबंध में आपको बता दें, परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। वहीं बता दें कि अधिसूचना सचिव परिवहन ब्रिजेश कुमार संत द्वारा जारी की गई है।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने अपना 9वां उत्तराखंड स्थापना दिवस मां गंगा के तट पर धूमधाम से मनाया। तो वहीं इस अवसर पर राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन ने 72 सीढ़ी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती की और इस दौरान मां गंगा से सनातन संस्कृति को धरती पर बचाए रखने के लिए प्रार्थना की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राघवेंद्र भटनागर की अगुवाई में स्थापना दिवस मनाया गया, जहां स्थापना दिवस के अवसर पर साधु संत भी शामिल हुए। तो वहीं राघवेंद्र भटनागर ने कार्यक्रम में पहुंचे सभी साधु संतों और कोतवाल का अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत और सम्मानित किया। देखिए, हमारे राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन का आज 9वां स्थापना दिवस है उत्तराखंड में, और इस स्थापना दिवस पर हमें सभी सनातनियों को, सभी भाइयों को, अपने संगठन के सभी कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और संत समाज को, और आज के दिन हमने जो है हमारे देश की जो बेटियां जिन्होंने इस ऋषिकेश शहर से बाहर निकलकर देश का नाम ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिसमें हमारी बहन नीति अग्रवाल यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनी, हमारी एक बहन नीरजा गोयल जो बहुत बढ़िया समाज सेविका है, तृप्ति भट्ट काड़ला जी, शिवानी गुप्ता जी, ये सभी महिलाएं शहर के अंदर एक संस्था को जुड़े हुए हैं और बहुत सुंदर महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए समाज सेवा कार्य कर रही है। आदरणीय तृप्ता सुधीर काड़ला जी, उत्तराखंड पुलिस ने देहरादून में देश का तीसरा पुलिस हैकाथॉन का सफलतापूर्वक आयोजित किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में पूरे देश से 129 टीमों ने भाग लिया, जिनमें से 15 टीमों का चयन फाइनल राउंड के लिए किया गया, जिस पर पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ ने कहा कि हैकाथॉन 3.0 ने साबित किया है कि भविष्य की पुलिसिंग तकनीक आधारित होगी और इसे आगे ले जाने का नेतृत्व युवा तकनीकी मस्तिष्क करेंगे। हमारा जो ऑनगोइंग प्रयास रहता है कि जो हमारे युवा वर्ग में यंग माइंड्स हैं, जो टेक्नोलॉजी से बेहतर इस समय अवेयर हैं और काम कर रहे हैं इन एरियाज में, वो हमारे जो प्रोफेशनल पुलिसिंग की चुनौतियां हैं, चैलेंजेस हैं, उनमें सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए एक हमारे साथ सहयोग करें, कोलैबोरेट करें, और इसी उद्देश्य से ये हैकाथॉन ऑर्गेनाइज हुई थी। और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें इतने एंथुजियाज्म से, इतने एक अच्छे उत्साह से इसमें इतनी सारी टीम्स और उसमें यंग स्टूडेंट्स ने उसमें पार्ट लिया, और 3 दिन लगातार बैठकर जो विभिन्न इनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स दिए गए थे, उन पर मंथन करके उन्होंने बहुत अच्छे सॉल्यूशंस डेवलप किए हैं। उत्तराखंड वन विभाग में फील्ड कर्मचारियों को वर्दी भत्ता और वर्दी धुलाई भत्ता देने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए शासन ने आदेश भी जारी कर दिया है। काफी समय से वनकर्मी इसकी मांग कर रहे थे, अब नए साल से पहले उनकी इस मांग को पूरा कर दिया गया है। शासन द्वारा आदेश के अनुसार अब तक वन क्षेत्राधिकारी और उन उप वन क्षेत्राधिकारियों को 3 साल में एक बार 1500 रुपए का वर्दी भत्ता मिलता था, लेकिन नई व्यवस्था में इसे दोगुना करते हुए 3000 रुपए कर दिया गया है। उत्तराखंड के जौनसार बावर में 200 से अधिक गांवों में बूढ़ी दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है। यह दिवाली के 1 माह के बाद मनाई जाती है। आपको बता दें, इस क्षेत्र में पारंपरिक संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5 दिन तक चलने वाले इस पर्व में ग्रामीण जलती मसाल लेकर नाच गान करते हैं। ढोल दमाऊ की थाप पर हारुल, छेता और रांसो जैसे लोक नृत्य पूरे क्षेत्र में गूंज रहे हैं। ग्रामीण रात के अंधेरे में मशाल लेकर पारंपरिक गीतों के साथ उत्सव का आनंद ले रहे हैं। आने वाले 5 दिनों तक जौनसार बावर क्षेत्र इस रंग बिरंगी और उत्सवी माहौल से साराबोर रहेगा। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों ने कहा है कि यह पर्व न केवल सांस्कृतिक पहचान बनाए रखता है, बल्कि सामूहिक उत्सव और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। हमारे यहाँ जो है आजकल जो है दिवाली का त्योहार चल रहा है, और 5 दिन तक वो अच्छे उससे मनाया जाता है। उसमें हम रात को 2 दिन तक हुले आलो के साथ पूरा गांव के जितने भी युवा बूढ़े जो भी है उसके साथ मनाते हैं। और बाकी जब 5वां दिन आता है उस दिन हमारे यहाँ भिरुड़ी होती है। भिरुड़ी में कई 3-4 कटे उखरोट फेंक के उसको बच्चे, औरतें, जितने भी मर्द है सब उसको मतलब उठाते हैं, और 6ठे दिन फिर वो हाथी होती या हरिणों के बनवाते हैं
और छठे मतलब 7वें दिन खेल समाप्त हो जाता है। जौनसार बावर में दिवाली 1 महीने बाद मनाई जाती है। उसमें जौनसार बावर के कल्चर जैसे डांस वगैरह और बहुत सारी डिशेज बनाई जाती है। मतलब जो भी जौनसार की फेमस डिश होती है वो बनाई जाती है और डांस किया जाता है। और इसमें जो भी जौनसार बावर के लोग होते हैं, जैसे बाहर रहते हैं देहरादून, विकासनगर वगैरह, वो सब गांव में आते हैं और बूढ़ी दीपावली को जोर शोर से मनाते हैं। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।